ऐसा लगता है कि अमेरिका में कुछ हलकों में यह भावना बढ़ रही है कि अगली परमाणु हथियारों की दौड़ द्वार पर है। हाल के दिनों में दो अमेरिकी पत्रकारिता के दिग्गज डेविड इग्नाटियस और फ्रेड कपलान ने चीन में चल रही परमाणु और मिसाइल पुनः शस्त्रीकरण प्रक्रिया की ओर इशारा किया। बुनियादी बात यह है कि राय बनाने वालों के मुताबिक चीन ने सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर रिएक्शन क्षमता हासिल कर ली है। यह परमाणु आतंकवाद के संतुलन का एक मूलभूत बिंदु है। पहले परमाणु हमले के बाद प्रतिक्रिया करने की क्षमता का मतलब है कि भले ही एक दुश्मन पहले परमाणु हमले के साथ हमला कर रहा हो, हमला करने वाला देश जवाबी हमला करने की क्षमता बनाए रखेगा। अभी तक केवल अमेरिका और रूस के पास ही आधिकारिक तौर पर ऐसी क्षमताएं हैं। अगर चीन ने इसे हासिल कर लिया है या इसे हासिल करने वाला है, तो वैश्विक सैन्य और राजनीतिक गतिशीलता बदल जाएगी। वास्तव में चीन के पास कथित तौर पर ऐसे ट्रक हैं जो छिपे हुए बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाते हैं, जो कम समय में हमेशा सड़क पर चलने में सक्षम होते हैं। उनकी संख्या और देश के आकार को देखते हुए उनमें से कुछ पहली हड़ताल से बच जाएंगे और संभावित पहले हमलावर पर अपनी मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। अमेरिका और रूस ने कई वर्षों में अपने शस्त्रागार का निर्माण किया है और साथ ही साथ समान लंबी अवधि में बढ़ती स्पष्टता के साथ सगाई के अपने राजनीतिक और सैन्य नियमों को परिभाषित किया है। आज हालांकि अमेरिका और चीन खुद को बहुत मजबूत शस्त्रागार के साथ पाते हैं। भले ही अमेरिका कहीं अधिक सशस्त्र हो, लेकिन सगाई के उनके राजनीतिक और सैन्य नियम बहुत भ्रमित हैं। इसलिए आपसी दुर्घटनाओं और त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पिछले 50 वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच महान तालमेल सैन्य सहयोग की एक श्रृंखला पर आधारित है, अर्थात उत्तरी चीनी सीमा पर यूएसएसआर के खिलाफ, अफगानिस्तान में और वियतनाम में, साथ ही साथ रणनीतिक अस्पष्टता की एक श्रृंखला एक बेहतर अवधि की कमी के लिए, जैसे कि चीन भारतीय सीमा, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अन्य जगहों पर। आज यूएस चीन सैन्य सहयोग अब नहीं है या अप्रचलित है। मॉस्को पूर्व में बीजिंग और वाशिंगटन का एक आम दुश्मन चीन से जुड़ा हुआ है, जबकि वियतनाम पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध क्षेत्र दुश्मन अब वाशिंगटन के करीब है। सामरिक अस्पष्टता के विभिन्न क्षेत्र अभी भी अस्पष्ट हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कैसे और कब परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ताइवान, दक्षिण चीन सागर या सेनकाकू पर वास्तविक और आपसी दुर्गम सीमाएं धोखा नहीं क्या है? वास्तव में कोई नहीं जानता। यानी हम यूरोप में 1945 और 1948 के बीच की स्थिति में हैं, जब अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस यूएसएसआर के खिलाफ गठबंधन कर रहे थे जिसे कोई फिर से शुरू नहीं करना चाहता था। इसलिए यूरोपीय सीमाएं जो लोहे का पर्दा बन गईं, बिना किसी बड़े संघर्ष के खींची गईं। आज सामरिक अस्पष्टताओं को ट्रैक किया जाना चाहिए, जबकि सभी के पास बड़े पैमाने पर परमाणु शस्त्रागार हैं। इसके अलावा एक महान विनाशकारी युद्ध की स्मृति बहुत दूर है, इसलिए युद्ध की कल्पनाएं अपने आप अधिक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा उस समय 1950 के कोरियाई युद्ध और 1953 के युद्ध विराम ने दोनों गुटों को एक दूसरे की सीमाओं का परीक्षण करने का अवसर दिया। इस कारण से हंगरी में 1956 के विरोध में अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि एक अलिखित समझौता था कि देश सोवियत क्षेत्र में था और एक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती थीं। आज हालांकि हमारे बीच कोई संघर्ष नहीं है जिसमें दोनों पक्षों ने सीमाएं स्थापित की हैं, और अगर ऐसा कोई संघर्ष भी होता है तो चीन की परमाणु प्रतिक्रिया की क्षमता को देखते हुए बहुत सी चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं। सीमाओं पर जल्दी से बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन यह संभावित महत्वपूर्ण आर्थिक नतीजों के साथ एक पूर्ण शीत युद्ध की ओर स्थिति को और भी अधिक झुका सकता है, जबकि वर्तमान अस्पष्टता अभी भी आशा और सकारात्मक विकास के लिए जगह देती है। लेकिन अगर सीमा पर बातचीत नहीं की जाती है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस बारे में भी सवाल है कि अमेरिका इस नई चीनी क्षमता के जवाब में क्या करेगा। परमाणु उत्तर कोरिया क्या करेगा, इसे लेकर भी सवाल हैं। अमेरिका में राय बंटी हुई है। वाशिंगटन के एक सावधान पर्यवेक्षक क्रिस निल्सन अमेरिकी परमाणु पुनः शस्त्रीकरण को रोकने की सिफारिश करते हैं। वास्तव में आज अमेरिका के पास चीन की तुलना में बहुत अधिक सैन्य क्षमता है और परमाणु पुनर्मूल्यांकन संसाधनों को मौजूदा अमेरिकी योजना से बुनियादी ढांचे और कारखाने के उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए हटा देगा। उत्तर कोरिया, जो अब बीजिंग की छत्रछाया में है, इस पहले से ही भ्रमित परिदृश्य में अपने लिए और दूसरों के लिए एक तरह के निजीकरण युद्ध में शामिल होने की कोशिश कर सकता है।
फिर रूस है, जिसका शस्त्रागार, खासकर अगर चीन के साथ मिलकर गणना की जाए, नाटकीय नई रणनीतिक गणना का कारण बन सकता है। तो अमेरिका और अन्य एशियाई देश क्या करने का फैसला करेंगे? सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि राय का एक पुराना विभाजन था। सैन्य अभिजात वर्ग ने आग लगा दी, जबकि व्यापारिक लोग चीन के बाजार के अवसरों से आकर्षित हुए कबूतर थे। कुछ समय पहले तक व्यापारिक अभिजात वर्ग प्रबल था। आज संतुलन तेजी से सैन्य अभिजात वर्ग के पक्ष में स्थानांतरित हो रहा है। कम से कम नहीं, क्योंकि कोविड के बाद की अवधि के लिए अमेरिकी और यूरोपीय प्रोत्साहन योजनाओं में व्यापार के अवसर चीन की तुलना में अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। चीन पूर्व सोवियत संघ के समान सामरिक खतरा पैदा करता है, वाशिंगटन में कर्षण और बढ़ती स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है और इस तरह का तुलनात्मक बयान वाशिंगटन में चीन के बारे में और रूस के बारे में भी विचारों और चिंताओं के पूरे सेट को बुरी तरह से पकड़ लेता है। लेकिन यह सहमति एक बार पुष्टि हो जाने पर एक तर्क का पालन करेगी जिसे रोकना मुश्किल है या स्टीयर